हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और खबरों में अब छत्तीसगढ़ की बारी। बजट सत्र के 9वें दिन विधानसभा में अलग अलग मुद्दों पर गर्मागर्मी नजर आई। वहीं पंचायत, PWD, कृषि और नगरीय प्रशासन विभाग को लेकर सवाल पूछे गए। स्टॉप डैम के निर्माण में अनियमितता पाए जाने पर मंत्री TS सिंहदेव ने विधानसभा में ही 14 दोषी वन अधिकारियों और कर्मचारियों के निलंबन की घोषणा कर दी। विधानसभा में किसानों की मौत का मामला गूंजा। बीजेपी विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने पूछा कि जनवरी 2019 से फरवरी 2022 तक कितने किसानों ने आत्महत्या की है और उनको सरकार ने कितना मुआवजा दिया। इस पर मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 3 साल में अलग अलग वजहों से 570 किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन उनको किसी तरह का मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। जो भी राहत राशि दी जाती है वो CM के विशेषाधिकार के रूप में होती है। साथ ही मंत्री ने बताया कि किसानों की आत्महत्या के मामले पहले के मुकाबले कम हुए हैं। जब लखीमपुर खीरी के मामला आते हैं तो 50 लाख रुपए मुख्यमंत्री उनको दे सकते हैं, और आज इस बात को उठाया गया कि यहाँ के लिए मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे सकते जब वहाँ के किसान को दे सकते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जहाँ जहाँ प्रकरण वाइज देखते हैं वहाँ निधि से राशि का अंतरण करते हैं, और अभी जिन किसानों की मौत आत्महत्या से हुई है इस प्रकार से जानकारी जहाँ मिल रही है तकलीफों के कारण, वहाँ मुख्यमंत्री जी के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं मरवाही वन मंडल में पुलिया और स्टॉप डैम निर्माण में अनियमितता का मामला भी सदन में गूंजा। विधायक गुलाब कमरो ने ध्यानाकर्षण के जरिए ये मुद्दा उठाया। पंचायत मंत्री TS सिंहदेव ने माना कि गड़बड़ी हुई है। मंत्री सिंहदेव ने सदन में जिला पंचायत CEO गजेंद्र सिंह ठाकुर सहित 14 वन अधिकारियों और कर्मचारियों के निलंबन की घोषणा की। गड़बड़ी करने वाले एक तत्कालीन DFO के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा समन्वय में भेजी जाएगी। इसके अलावा शासन को पहुंचाई गई आर्थिक क्षति की राशि की वसूली की कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से CO के द्वारा करोड़ों का मामला जो उनको दिया गया, बिना तकनीकी स्वीकृति, बिना प्रस्ताव पारित किए, और जिस प्रकार से वहां पर अनियमितता बरती गई है, घोर भ्रष्टाचार है। आसंदी का निर्देश और सभी लोगों ने सर्वसम्मति से इस बात को रखा, गुलाब कमरो जी उठाए थे और अंततः मंत्री जी ने उनको सस्पेंड करने की घोषणा की। वहीं शून्यकाल में भाजपा विधायकों ने कानून व्यवस्था का मामला उठाया। बीजेपी नेताओं ने सांसद रामविचार नेताम के घर चोरी, महासमुंद में ASI की हत्या, बच्चे के अपहरण समेत आपराधिक मामलों पर काम रोककर चर्चा करने की मांग की, जिसे नकारे जाने पर विपक्ष की नारेबाजी की वजह से 5 मिनट तक कार्यवाही रोकनी पड़ी। साथ ही कोरोना के दौरान रायपुर के इंडोर स्टेडियम में बनाए गए कोविड सेंटर में भ्रष्टाचार का मामला भी सदन में उठा, जिस पर मंत्री ने जांच कराने की बात कही। इंटर काम जो किराए से लिए हैं 20,10,000 का उनका पेमेंट करना बाकी है। यदि पूरे इंटर काम को भी वहां पर लगा दे तो 25 से 50,000 रुपए के उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। AC 144 दिन चला है, 2,19,480 रुपये उसका किराया दिए हैं। आप अंदाज लगा सकते हो उस AC को खरीद लेता तो सरकार की राशि कितनी बचती है। इसके अलावा श्रमिकों के कल्याण, निर्माण में भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दे पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने उठाए, जिन पर चर्चा के बाद मंत्री ने जांच के आश्वासन दिए। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। मंत्री TS सिंहदेव के विभागों के लिए कुल 11,196 करोड़ 82 लाख रुपए की अनुदान मांग ध्वनि मत से पारित की गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा, वाणिज्यिकी, कर विभाग की ये मांग है। इनमें पंचायत तथा ग्रामीण विकास से संबंधित व्यय के लिए 3,494 करोड़ 83 लाख रुपए, पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए 3,472 करोड़ 98 लाख रुपए, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 2,823 करोड़ 18 लाख रुपए, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय के लिए 1,108 करोड़ 93 लाख रुपए, वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय के लिए 293 करोड़ 3 लाख रुपए और 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग से संबंधित व्यय के लिए 3 करोड़ 85 लाख रुपए की अनुदान मांग शामिल है।
जिलों के पुलिस अधिकारियों और जवानों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे संवाद करेंगे और इसके लिए मुख्यमंत्री संवाद के नाम से हर जिले में आधिकारिक ग्रुप बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ संवाद इसे हैंडल करेगा। वहीं राज्य के खुफिया चीफ डॉक्टर आनंद छाबड़ा ने पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में निर्देश भी जारी किए हैं। व्हाट्सएप संदेश में उन्होंने ये बताया है कि मुख्यमंत्री संवाद के नाम से आधिकारिक ग्रुप बनाए जाने हैं। वहीं ग्रुप के माध्यम से मुख्यमंत्री पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से सीधा संवाद स्थापित करना चाहते हैं और इसलिए अधीनस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों को मुख्यमंत्री संवाद ग्रुप में अधिक से अधिक संख्या में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को जोड़ने के निर्देश। एक से अधिक ग्रुप की आवश्यकता होने पर राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग ग्रुप में जानकारी दी जाएगी। इस पर छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से तत्काल ग्रुप बनाकर भेज दिया जाएगा और सूचित किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान से बदलबो छत्तीसगढ़ स्लोगन को लेकर विजय यात्रा निकाली। इस यात्रा में पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी गोपाल राय और प्रदेश भर से आए सैकड़ों पदाधिकारियों समेत कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली और पंजाब की तरह अब छत्तीसगढ़ की जनता बदलाव चाहती है। साथ ही ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी लोगों की समस्याओं का समाधान करती है, जबकि दूसरी पार्टी के नेता अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। वहीं मुंगेली जिले के डॉक्टर संदीप पाठक को पंजाब से राज्यसभा भेजे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए काम करने वाले हर शख्स को मौका मिल रहा है। पूरे देश के अंदर एक संदेश गया है कि अगर आम आदमी इकट्ठा हो तो ये जो पुरानी पार्टियां हैं इनका जिस तरह का राजनीति का सिस्टम है उसे बदला जा सकता है। दिल्ली में आम आदमी इकट्ठा हुआ, दिल्ली को बदला। पंजाब में आम आदमी इकट्ठा हुआ, पंजाब को बदला। छत्तीसगढ़ के अंदर आम आदमी इकट्ठा होकर के छत्तीसगढ़ को बदल सकता है। इसी संदेश को लेकर के आज ये बदलबो छत्तीसगढ़ का नारा लेकर के आज ये विजय यात्रा निकाली गई। छत्तीसगढ़ में बिजली की नई दरों का ऐलान इस हफ्ते होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बिजली की दरों में इस बार भी पीछे के दरवाजे से मामूली बढ़ोतरी करने की तैयारी है। हालांकि इस बढ़ोतरी से घरेलू उपभोक्ताओं पर ज्यादा भार नहीं बढ़ेगा। वहीं नियामक आयोग ने जन सुनवाई के दौरान सभी आवेदनों की समीक्षा कर ली है। बिजली वितरण कंपनी से याचिका पर कुछ जानकारी मांगी गई थी, वो अभी नियामक आयोग के पास आ चुकी है। वहीं नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा के मुताबिक बिजली कंपनियों ने सभी श्रेणी में युक्तिसंगत बढ़ोतरी की मांग की, लेकिन सभी पक्षों की बातें सुनने के बाद ही नए टैरिफ का निर्धारण किया जा रहा है। वहीं नए टैरिफ को लेकर अध्यक्ष हेमंत वर्मा का यह कहना है कि इस तरह से टैरिफ रखने की कोशिश होगी जिससे उपभोक्ताओं पर ज्यादा असर ना पड़े और बिजली कंपनियों का भी नुकसान कम हो। हमारा ये प्रयास है, साथ साथ हम लोग काम कर रहे हैं कि ये जो टैरिफ है हमें 1 अप्रैल का जो टारगेट हमारा है कि 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होगा। कंपनियों को और उपभोक्ताओं को दोनों को ध्यान रखते हुए भी संतुलित टैरिफ होगा। एनटीपीसी कोरबा संयंत्र के कार्यपालक निदेशक विश्वरूप बसु ने कहा है कि संयंत्र की इकाइयां 40 साल पुरानी हैं। इसके बावजूद पिछले 11 महीने से संयंत्र देश में नंबर 1 स्थान पर रहा, वहीं अभी दूसरे स्थान पर है। चालू वित्तीय वर्ष का विद्युत उत्पादन लक्ष्य 13 दिन पहले हासिल कर लिया है। वहीं संयंत्र का लक्ष्य 20,506 मिलियन यूनिट है, लेकिन शनिवार तक इस लक्ष्य को पार कर 20,554 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि संयंत्र ने प्लांट लोड फैक्टर 92.31% दर्ज किया है, जबकि 90.2% पीएलएफ का लक्ष्य दिया गया था। 31 मार्च तक पीएलएफ 93.42% तक जा सकता है। वहीं एनटीपीसी कोरबा सबसे सस्ते बिजली उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि संयंत्र का ग्रिड लॉस 1% है। गर्मी में बिजली की मांग में बढ़ोतरी होगी, लिहाजा संयंत्र में किसी तरह की तकनीकी दिक्कत न आए, इसलिए संयंत्र की इकाइयों का आवश्यक मरम्मत कार्य भी पूरा कर लिया गया है। एनटीपीसी की पहली प्राथमिकता इकाइयों के रखरखाव की है ताकि बिजली की आपूर्ति सुचारू रहे और इसकी लागत भी कम हो। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि राख की उपयोगिता लगभग 60% है। एट द रेट ऑफ 93.31% PLF और ये उम्मीद रखते हैं कि इस साल का अंत तक हम अराउंड 93.5% PLF में हम ये करेंगे। अपना लक्ष्य तो ऑलरेडी पार कर चुके हैं, आगे भी और बढ़ेंगे। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक केस में सुनवाई करते हुए रोजगार और प्रशिक्षण विभाग के 50 प्रशिक्षण अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इन अधिकारियों के विभाग द्वारा जारी बर्खास्तगी नोटिस को खारिज कर दिया है। दरअसल संचालक रोजगार और प्रशिक्षण विभाग ने साल 2013 में नियुक्त 723 प्रशिक्षण अधिकारियों में
से 50 को नियुक्ति के समय आरक्षण नियमों का पालन नहीं किए जाने का हवाला देते हुए सेवा समाप्ति का कारण बताओ नोटिस जारी किया था। ये 50 प्रशिक्षण अधिकारी वो हैं जिन्होंने लंबे समय से पदोन्नति नहीं मिलने पर प्रमोशन के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने भी उनके पक्ष में फैसला देते हुए पदोन्नति के लिए डीपीसी करने के निर्देश दिए थे। वहीं कोर्ट को बताया गया कि नियुक्ति के 9 साल बाद अचानक किसी कर्मचारी को नियुक्ति के समय आरक्षण नियम का पालन नहीं होने का हवाला देते हुए सेवा समाप्ति का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। अंबिकापुर नगर निगम के सभा कक्ष में मेयर एंड काउंसिल की बैठक हुई, जहां पर महापौर अजय तिर्की ने 28,95,000 का घाटे का अनुमानित बजट पेश किया है, जिसे एमआईसी ने अनुमोदित कर दिया। वहीं आगे होने वाली सामान्य सभा की बैठक में निगम अपना बजट पेश करेगा। वहीं बजट के अलावा बैठक में 8 एजेंडों पर चर्चा की गई, जिसमें विभिन्न पेंशन योजनाओं के पात्रों को स्वीकृति प्रदान करने के बाद निगम द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में चर्चा की गई। इधर राज्य सरकार से निगम को नवीन कार्यालय भवन के लिए काफी समय से राशि जारी कर दी गई है, लेकिन 1 साल बाद भी अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि नया भवन कहां बनाया जाए। वहीं सदस्यों ने कई वार्डों में पानी की समस्या को उठाया, जिस पर मेयर ने पानी की समस्या को दूर करने का आश्वासन भी दिया। आज के एमआईसी में मुख्य रूप से बजट पेश करना था निगम का 2022-23 के लिए प्रस्तावित 4,42,47,90,000 का आय प्रस्तावित किया है और व्यय 4,42,76,85,000 का व्यय, जिसमें कि 28.95 लाख का घाटे का बजट हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। छत्तीसगढ़ में आज अलग अलग कर्मचारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें अनियमित कर्मचारियों से लेकर वन विभाग के कर्मचारी भी शामिल हुए। आपके सामने 6 जगहों की तस्वीरें हैं, जहां महासमुंद में वन कर्मचारी संघ के बैनर तले वन विभाग के चौकीदार से लेकर डिप्टी रेंजर तक के कर्मचारी शामिल हुए। 12 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो वहीं धमतरी में 12 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी उन्होंने की। वहीं तीसरी तस्वीर कवर्धा की है, वहां भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां अनियमित कर्मचारी संघ ने अपनी 1 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं बीजापुर से भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई, जहां वन कर्मचारी संघ ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल किया है। केशकाल से भी वन कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। तो वहीं अंबिकापुर में अनियमित कर्मचारियों ने नियमित किए जाने को लेकर प्रदर्शन किया है। इस बीच उन्होंने कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव से फोन पर बात भी की। खबर सुकमा से, जहां पर एल्मागुंडा में सोमवार सुबह 6 बजे नक्सलियों ने कैंप की सुरक्षा में तैनात जवानों पर हमला कर दिया। नक्सलियों की फायरिंग का जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों ओर से करीब 50 मिनट तक फायरिंग होती रही। वहीं नक्सलियों की फायरिंग में सीआरपीएफ 2nd बटालियन के 3 जवान मामूली रूप से घायल हुए हैं, जबकि पुलिस का यह दावा है कि 3 नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। वहीं पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तीनों घायल जवानों का इलाज एल्मागुंडा कैंप में ही करवाया गया है, जो कि पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आपको बता दें कि नक्सली देसी बैरल ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं एल्मागुंडा और पोटकपल्ली कैंप लगाने के बाद से नक्सलियों ने कई बार यहां पर हमले की कोशिश की है। बलौदाबाजार के चकरबाई गांव में एक साथ 2 बच्चों के लापता होने से हड़कंप मच गया। लवेंद्र और शौर्य चेलक नाम के बच्चों की उम्र 6 और 7 साल की है, जो कि पड़ोसी हैं। कल ये अपने घर के बाहर खेल रहे थे, तभी अचानक वो लापता हो गए। कई घंटों के बाद भी जब दोनों बच्चे घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने गांव और आसपास परिचितों के घर पर खोजबीन की। जब वो नहीं मिले तो थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया गया है, जिसके बाद से पुलिस दोनों बच्चों की तलाश में जुटी है। वहीं गाँव से महानदी का तट लगा हुआ है, जिसके चलते गोताखोरों की टीम ने नदी में भी तलाश की, लेकिन अब तक बच्चों का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। इतना ही नहीं, मासूमों की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड की मदद भी ली गई, ताकि कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पुलिस की तलाश अभी भी हालांकि जारी है। डॉग स्क्वाड की मदद ली गई है और अभी जो गांव का ये निकट वाला स्थान है जहां पानी भरा हुआ है, जहां उनका संभावना लग रही है कि बच्चे शायद नहाने के लिए, क्योंकि पूर्व में भी ये लोग नहाने और इधर घूमने फिरने आया करते थे, तो अभी पुलिस की टीम और जो ज़िले का गोताखोर टीम है उसकी मदद लेकर के अभी पतासाजी की जा रही है।
होली खेलना अंबिकापुर के 2 लोगों की जान पर भारी पड़ गया। दोनों ही केस में गुलाल नाक के जरिए ब्रेन तक पहुंचा और ब्रेन हैमरेज होने के कारण दोनों की मौत हो गई। दरअसल होली के दिन एक 17 साल की लड़की और 42 साल के युवक को बेहोशी की हालत में मेडिकल कॉलेज में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि दोनों अलग अलग मामले में सांस की नली से गुलाल ब्रेन तक पहुंचने की आशंका जाहिर की जा रही है और दोनों ही मामलों में ब्रेन में क्लॉटिंग भी पाए गए। डॉक्टरों का ये कहना है कि ऐसे मामले पहली बार आए हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग इस मामले की गहनता से जांच भी कर रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। गुलाल खेलने के बाद या रंग खेलने के बाद उनको सिर में दर्द हुआ। सिर दर्द होने के बाद कुछ देर बाद ही वो अनकॉन्शियस हो गए। अनकॉन्शियस के बाद हॉस्पिटल पहुंचते तक उनकी डेथ हो चुकी थी। प्राइमरी रिपोर्ट में जो पीएम में ऐसा लगा कि उनके ब्रेन में कुछ क्लॉट्स मिले हैं। लोरबी में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्राचार्य और जिम्मेदार 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका लेकर स्कूटी से घूम रहे हैं। बिना सुरक्षा के स्कूटी से उत्तर पुस्तिका लेकर सड़क पर घूमना कई सवाल खड़े करता है। दरअसल छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा ली जा रही है। इस बार ऑफलाइन परीक्षाएं हुई हैं। वहीं उत्तर पुस्तिका को आज शिक्षा विभाग के जवाबदार कर्मचारियों के द्वारा मुंगेली के BR साव स्कूल में जमा करने का आदेश जारी किया गया। इसी के तहत लोरमी थाने में उत्तर पुस्तिका को जिम्मेदार मोटरसाइकिल सहित अन्य वाहनों में छोड़ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में जिले के शिक्षा अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। इसको जमा करने के लिए यहाँ थाना से निकाल करके BR साहब समन्वय केंद्र है, वही जमा करेंगे ले जाकर के पंचायत BR साहब। मैं अपने स्वयं की गाड़ी से ले जा रहा हूँ। कौन सी गाड़ी में ले जा रहे हैं? बाइक से। कितना पेपर है उसमें? मेरा 5 बंडल है, उसको मैं थैला में लेके जा रहा हूँ। 10वीं और 12वीं दोनों का हुआ था, तो 10वीं का आज कंप्लीट हो गया और जितने पेपर 10वीं और 12वीं दोनों का हुआ है उनका मतलब उनको उठा करके यहाँ से समन्वय केंद्र मुंगेली ले जा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई मतलब व्यवस्था मतलब नहीं दिया गया, अपने व्यवस्था में ले जा रहे हैं। अब ये बाइक से जा रहे हैं सर, बोरी में मतलब पैकिंग किए हैं। खबर दुर्ग से, जहां पर 15 साल बाद बीएसपी की जमीन छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय को हस्तांतरित कर दी गई। दुर्ग तहसीलदार ने हस्तांतरण को अपनी स्वीकृति दे दी है। वहीं साल 2008 में तकनीकी विश्वविद्यालय और बीएसपी के बीच जमीन हस्तांतरण के लिए अनुबंध किया गया था। बदले में तकनीकी शिक्षा विभाग ने बीएसपी को 41.293 करोड़ रुपए दिए थे। बीएसपी ने जमीन का मालिकाना हक तो दिया था, लेकिन जमीन के दस्तावेज हस्तांतरित नहीं किए थे और इसकी वजह से दोनों के बीच विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी। बीएसपी और तकनीकी विश्वविद्यालय के अफसरों की 3 दौर की बैठक हुई, लेकिन सभी विफल रही, जिसके बाद 2008 में हुए अनुबंध की शर्तों में संशोधन किया गया। अब जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई है। खबर डोंगरगढ़ से, जहां की नगर पंचायत गंडई में अविश्वास प्रस्ताव 11 मत से पारित हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद श्यामलाल ताम्रकार पद से हटा दिए गए हैं। आपको बता दें कि गंडई नगर पंचायत में कुल 15 पार्षद हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के 7 पार्षद थे और निर्दलीय पार्षद श्यामलाल ताम्रकार को अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन उनके काम से नाराज पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन दिया, जो आज पारित भी हो गया है। वहीं खरोरा के पलारी जनपद पंचायत में जनपद अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ, जिस पर पक्ष में 14 और विपक्ष में 9 सदस्यों ने मतदान किया और 2 सदस्य अनुपस्थित रहे। इस तरह जनपद अध्यक्ष खिलेंद्र वर्मा के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।